जो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आपके कैश का फ्लो है, हम उसके बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम कैलकुलेशन देखें तो इसमें 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है आपका वो अलग होता है और इनडायरेक्ट मेथड आपका अलग होता है। डायरेक्ट मेथड में कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो की बात की जाती है, और जो कैश इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात आती है। ठीक है, अब इसमें हमारा कैश, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, उसमें फर्स्ट पीपीटी है, उसमें हमारा कैश इन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग सेक्शन 3 कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो की हम इसमें बात कर रहे हैं। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश जो इनफ्लो के आइटम है वो कैश थे, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, रॉयल्टी फ़ी, कमीशन रिसीव, इनकम टैक्स रिफंड। और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ की जो हम बात करें कैश आउटफ्लो में कैश परचेज, पेमेंट ट्रेड पेबल, पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स पेड, ये वाली आइटम्स इंक्लूड होते हैं, या पेमेंट फॉर इंटरेस्ट या पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो सेल ऑफ फिक्स, जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हमारी कैश इनफ्लो हो गए। कैश आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो परचेज ऑफ फिक्स, जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स पे। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो कैश इनफ्लो में आ गए इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये सारे आइटम्स। और कैश आउटफ्लो की बात करें तो पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन, पेमेंट ऑफ बाई अप, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम टैक्स पेड। तो ये हो गई हमारे कैश आउटफ्लो। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी कैश को जनरेट करने में, जैसे पे करना डिविडेंड, पे करना लोन का, या मेक करना कोई भी इन्वेस्टमेंट, जो फॉरकास्टिंग फ्यूचर हमें मतलब आगे वाले समय का बारे में नॉलेज देती है कि क्या चीज़ हमारी कैश को दे सकती है, कौन सी चीज़ हमारी कैश के फ्लो को बढ़ा सकती है, कौन सी चीज़ हमारे कैश के फ्लो को घटा सकती है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हम बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो कैश फ्लो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिगार्डिंग होता है। जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी हमारे खर्चे हैं, या कोई भी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो वाले आइटम्स इंक्लूड होते हैं। इसमें हमारे नेट ऑपरेटिंग में हमारे सारे नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन फिक्स एसेट या प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट, जितने भी ये वाली कैलकुलेशंस आती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इन्वेस्टिंग में परचेज और सेल से रिगार्डिंग आते हैं, जो भी परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट हो रही, परचेज फिक्स एसेट नहीं, सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितने भी हमारे इशू ऑफ शेयर्स है या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं, ये सारे आइटम हमारे फाइनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स हैं 1 to 15 तक, जो 14 तक एग्जाम्पल्स रहेंगे वो सारे आपके इनडायरेक्ट मेथड में, जिसमें सिर्फ आपको कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ उस मेथड पे होंगे। और जो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपके स्टार्ट होंगे, एग्जाम्पल्स फ्रॉम 15 to 16 वो हमारे स्टार्ट होंगे, जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के हैं, जो मेनली एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम सेकंड टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हमारा नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हमें प्रॉफिट दिया होता है ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी, तो हम उसका जो डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे। अगर हम इस वाली स्लाइड की बात करें तो कैलकुलेशन जो होगी नेट प्रॉफिट की वो ऐसे होगी, जो हमारे डिफरेंस है बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग सरप्लस का या प्रॉफिट एंड लॉस का, वो वाला अमाउंट, उसमें हम प्लस क्या करेंगे, डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, जो इस साल के अंदर डिविडेंड दिया गया है करंट ईयर का, या दूसरा इंटरमीडिएट डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, जो इंटरमीडिएट डिविडेंड है करंट ईयर का, ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व DRR, मतलब जो भी जनरल रिजर्व है या DRR है उसका बैलेंस, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी टैक्स आपका इस साल का है वो आइटम्स, और माइनस का क्या होगा, जो इनकम टैक्स पे है वो आप सब टैग करोगे। कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिसे आप इनकम स्टेटमेंट में नहीं ले सकते हो, टैक्स में नहीं, इनकम नेट प्रॉफिट में नहीं ले सकते हो, वो आइटम्स आपका डिडक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गई। नेट प्रॉफिट ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, बिफोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से पहले का पार्ट होता है। नेट प्रॉफिट कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है, कभी कभी में कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट करोगे तो ऐसे करोगे जैसे मैंने आपको फॉर्मेट समझाया, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो।
अदरवाइज़ ये मेरी स्लाइड्स दे रखी हैं, इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन समझा रखी है अच्छे से, आप इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद इसका फॉर्मेट, जो आपको याद भी करना होगा और ये इम्पॉर्टेंट भी होता है। इस फॉर्मेट के बेस ही हम सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं। अब जैसे अकाउंटिंग रेशियो में आपने फॉर्मूलेज याद कर लिए थे तो आपका आराम से अकाउंटिंग रेशियो का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ऐसी फर्स्ट चैप्टर में आपने फॉर्मेट अच्छे से याद कर लिया था तो फर्स्ट चैप्टर भी आपका अच्छे से हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ऐसी पेज नंबर 5.49 पे आपका टी.एस. गिरीवाल के बुक में या आगे पीछे होगा देख लेना, उसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है। अब हमारे इसमें 3 टाइप ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी को करने के बाद हमें पता चलता है नेट इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर हमारा लॉस हुआ तो नेट डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। फिर जो भी हमारे कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस होगा वो सब हम ऐड करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो सारे हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। एडिशन इसका भी होता है, ओपनिंग का भी एंड क्लोजिंग का। तो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाता है जो हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब जो कैश एट बैंक या कैश एट हैंड का है वो आराम से अमाउंट आ जाता है इसका। तो अपने आप ही कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें चेक हो जाता है। अब हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी नेट प्रॉफिट, जो अभी मैंने पीछे आपको कैलकुलेशन समझाई। नेट प्रॉफिट की आप कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन राइट ऑफ। कोई भी चीज़ अगर हमारी राइट ऑफ हो रही है, डाउन हो रही है, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ, ट्रेडमार्क राइट ऑफ, एमोटाइज समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि हम जो डेप्रिसिएशन करते हैं ऐसी एमोटाइजेशन होता है जो हमारी वैल्यू को घटाता है किसी भी गुड एसेट की। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिबेंचर पे इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं हमारी और ऐड होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। राइट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर ऑफ इशू ऑफ एक्सपेंस या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारे आइटम्स ऐड होते हैं। अब सब्ट्रैक्ट देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट पे इनकम, डिविडेंड पे इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन प्रॉफिट, सेल ऑन प्रॉफिट या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारे आइटम्स हमारे लेस होंगे। इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन WC। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन WC निकल के आ गए। अब WC में आप हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी करंट एसेट, अब इसमें उल्टा होता है, जो भी हमारी करंट एसेट डिक्रीज़ कर रही हैं वो प्लस हो जाएगी और इंक्रीज़ जो करंट लायबिलिटी सीधी चलती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है करंट लायबिलिटी में, और करंट एसेट में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। करंट लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो वो ऐड होगी, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन करंट एसेट अगर हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो वो ऐड होगी, करंट एसेट अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो वो लेस होगी। इस तरीके से हमारी वर्किंग कैपिटल होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारी दो चीज़ को डिनोट करती है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट अगर हमारी घट रही है तो हमारी ऐड में जाएगी और इंक्रीज़ हो रही है करंट लायबिलिटी तो वो ऐड होगी, और अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है करंट एसेट और डिक्रीज़ हो रही है करंट लायबिलिटी तो वो सब्ट्रैक्ट होगी। इस तरीके से हमारा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसमें हम इनकम टैक्स पे माइनस करेंगे अगर दे रखा है क्वेश्चन में। अगर हमारा प्रॉफिट में आंसर प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर हमारा निगेटिव में आंसर आया तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हमारी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितने भी हमारे सेल ऑफ फिक्स एसेट होते हैं या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं या सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं या रेंट पे होता है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव होता है या रेंट रिसीव होता है, पेमेंट ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट होती है, पेमेंट ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, या पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल। अगर हम गुडविल राइट ऑफ हो रही है तो वो ऊपर जाएगी ऑपरेटिंग में, अगर गुडविल आपकी परचेज हो रही है तो वो नीचे आएगी अगर उसका अगर पेमेंट कर रहे हो। इंश्योरेंस क्लेम है, मशीनरी अगेंस्ट फायर, ये सारी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। अब आते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस में इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, या फाइनल डिविडेंड का पेमेंट, इंटरमीडिएट डिविडेंड का पेमेंट, या पेमेंट लोन का, या पेमेंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, या पेमेंट शेयर्स का, या पेमेंट बायबैक शेयर्स का। तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस में इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें आपका पॉजिटिव में आंसर आया तो नेट इंक्रीज फ्रॉम
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर डिक्रीज में आया नेट डिक्रीज फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें जो भी हमारे ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम ऐड कर देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस का आंसर आ जाएगा। अगर हम क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर रहे हैं तो ओपनिंग का अपने आप आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप कॉपी में इतना नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, अगर कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी सेशन में क्लियर करिए डाउट।